नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त ये खास पेशकश और आज दिन की सबसे बड़ी खबर। एक था ट्विन टावर। जी हां, आज नोएडा का ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएगा। करीब 3700 किलो बारूद के साथ इस ट्विन टावर को जमींदोज कर दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और सीधा मैं रुक करूं मेरे सहयोगी प्रभाकर का। प्रभाकर, ओवर टू यू। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं ट्विन टावर जिसको आज ध्वस्त होना है उसके पृष्ठभूमि में खड़ा हूँ। यहाँ से 500 से 600 मीटर की दूरी पर ट्विन टावर आप मेरे फ्रेम में देखेंगे। सब लोग जानना चाहते हैं, सब लोगों में उत्सुकता है, सब लोगों में कुछ लोगों में आशंका भी है, आसपास के लोगों में भी आशंका है। और कुछ ही समय बाद या 2:30 बजे, अभी सुबह के 7:30 पौने 8 बज रहे हैं, 2:30 बजे इसे मात्र 9 सेकेंड लगेगा और इन इमारतों को जमींदोज कर दिया जाएगा। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक और आप समझें कि आखिर ये स्थिति आई क्यों, हुआ क्यों। दरअसल 2004 में एक प्रोजेक्ट आया सुपरटेक का और इनिशियली उस प्रोजेक्ट में 14 टावर बनने थे, 9 स्टोरेज के। बाद में बिल्डर और अथॉरिटी ने प्लान में बदलाव किया, 9 को 14 कर दिया गया, टावर्स की संख्या 14 कर दी गई। उसके बाद एक और बदलाव हुआ और वो बदलाव जो था कि 2 एडिशनल टावर जोड़ दिए गए। तो पहले एक बार मैं ये समझाऊं कि इसे टावर नंबर 16 और टावर नंबर 17 कहा जा रहा है। वो इसलिए कि टावर नंबर 16 और टावर नंबर 17 को गिराया जाना है। टावर नंबर 1 के सामने ये टावर्स खड़े किए गए। जो नेशनल बिल्डिंग कोड है उसमें कहा गया कि 2 टावर्स के बीच में कम से कम दूरी होनी चाहिए, वो 16 मीटर की दूरी होनी चाहिए, जो यहां नहीं किया गया। और एक और कानून की बात होती है, यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010। उसका प्रावधान है कि अगर कोई प्रोजेक्ट में बुकिंग शुरू हो गई है, लोगों ने खरीद लिया है और उसके बाद से अगर उस प्रोजेक्ट में कोई एडिशनल बदलाव या चेंजेज होते हैं तो वहां पर होम बायर्स की सहमति जरूरी होती है। इन 2 मसलों को लेकर, यानी बिल्डिंग एक्ट और अपार्टमेंट एक्ट दोनों का वायलेशन हुआ था, सुपरटेक ने किया और इसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 2012 के आखिर में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। हाई कोर्ट ने माना कि बिल्डर ने गड़बड़ी की है, बिल्डर ने नियमों की अनदेखी की है और उसके बाद हाई कोर्ट ने बिल्डिंग गिराने का भी आदेश दिया और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो बायर्स है उनका पैसा लौटाया जाएगा 14% सालाना ब्याज के साथ। बिल्डर ने, चूंकि हमेशा से ऐसा होता है, निचली अदालत के फैसले को ऊपर की अदालत में चुनौती दी जाती है। तत्काल ही हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का मैं गवाह रहा। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से देश के बड़े वकील और पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी पेश हो रहे थे और उस दलील में यह बात समझ में आ रही थी कि बिल्डर को इतना आत्मविश्वास था कि इमारत गिरेगी नहीं, भले ही बिल्डर पर कुछ जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिया और कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सही है। नेशनल बिल्डिंग कोड की अवहेलना हुई है, उसका उल्लंघन हुआ है। यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 का उल्लंघन हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाई और यह कहा कि बिल्डिंग तो गिरानी पड़ेगी। एक रियायत जरूर मिली थी बिल्डर को, वो ये कि जो 14% ब्याज दर के साथ पैसा लौटाने थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने 12% कर दिया। एक बात और, लोगों के मन में सवाल होगा कि बायर्स को पैसा मिला क्या? तो मैक्सिमम बायर्स को पैसा मिल चुका है, उनका पैसा लौटा दिया गया है। 59 बायर्स ऐसे हैं जिनका पैसा अभी रिफंड होना बाकी है। यह मामला 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था। बायर्स ने आशंका जताई कि मेरे पैसे नहीं मिल रहे, उसका क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चिंता मत कीजिए, आपको आपके एक पाई पैसे आपको मिलेंगे। तो मतलब ये कि इसमें बायर्स को पैसे उनको या तो मिल गए हैं या मिल जाएंगे और कुछ बायर्स ने सुपरटेक के दूसरे प्रोजेक्ट में अपने को शिफ्ट कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बिल्डिंग गिराने की जो कार्रवाई है इसको लेकर लोग क्या सोचते हैं। मैं जहां हूं यहां लोग नहीं पहुंच सकते, लेकिन जब मैं यहां के लोगों से बात कर रहा हूं, समाज के लोगों से बात कर रहा हूं, तो मिली जुली 2 प्रतिक्रिया है। लोग कहते हैं कि आज अगर इस विध्वंस के बाद यह तय हो जाता
कि आज के बाद कोई बिल्डर किसी तरह से अपार्टमेंट एक्ट में कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, या ये हो जाता कि नेशनल बिल्डिंग एक्ट के प्रावधानों का कोई अवहेलना नहीं होगी, या सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बिल्डिंग गिराने का आदेश दिया था तो कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, अपने आदेश में लिखा था कि ये जो घटना है ये अथॉरिटी, प्राधिकरण और सरकार के अधिकारियों की मिलीभगत अपवित्र गठबंधन का उदाहरण है। और उसके बाद यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया था, मामले की जांच एसआईटी को दे दी गई थी। एसआईटी की जांच अभी चल रही है, कुछ लोग दोषी पाए गए हैं, कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है, लेकिन यह भी है कि उसमें से अधिकांश अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। अब सवाल ये कि ऐसे में क्या संदेश केवल इमारत गिरा देने से स्ट्रॉन्ग मैसेज जाएगा? लोगों के मन में तमाम किंतु परंतु है। हम दिन भर आज ये बताएंगे, समझाएंगे कि ये क्या आखिरी इमारत होगी। मैं एक बात और दावे के साथ कह सकता हूं, दावे के साथ और विश्वास के साथ, कि मैं भी इसी तरह के किसी ऊंची इमारत में रहता हूं। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि जब ये बिल्डिंग गिराने की प्रक्रिया शुरू हुई, जब यहां पर एक्सप्लोसिव लगाए जाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उस दौरान भी कोई न कोई बिल्डर किसी न किसी प्राधिकरण में बैठ करके अपने बाइलॉज का, बिल्डिंग बाइलॉज का उल्लंघन करने के लिए किसी अधिकारी से साठगांठ कर रहा था। एफआईआर के नाम पर भी भेदभाव किया जा रहा था, बदलाव किया जा रहा था, और यह प्रक्रिया सतत चलती आ रही है और सतत चलती रहेगी। तो मुझे जो बात समझ में आई ये कि बिल्डिंग गिराया जा रहा है जरूर, लेकिन कितना अच्छा होता कि एमराल्ड टावर सुपरटेक की एक बिल्डिंग आखिरी बिल्डिंग होती जिसे हम भ्रष्टाचार का टावर कह रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भ्रष्टाचार का टावर है, इसे जमींदोज होना चाहिए। एक बिल्डर्स को एक मैसेज जाना चाहिए कि ये आप अगर गलत करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि आप इसे बाद में रेगुलराइज करा लेंगे, और ये सुप्रीम कोर्ट ने यही संदेश देने की कोशिश की है। लेकिन अब बात आती है कि यहाँ के जो लोग हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि एमराल्ड सोसाइटी के लोग ही इसे हाई कोर्ट गए, इस मामले को लेकर हाई कोर्ट गए, क्योंकि सामान्यतया बिल्डर कभी भी अपने रेजिडेंट्स की बात नहीं सुनते हैं। यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010 का में यह प्रावधान है कि बिल्डिंग में जो पहले से तय हुआ है, मास्टर प्लान तय हुआ है, जिस पे बुकिंग शुरू हो गई है, अगर आपने घर खरीद लिया है, बुकिंग हो गई है, तो उसमें जब बदलाव करना होगा तो आपकी सहमति की जरूरत होगी। लेकिन मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि तमाम बिल्डर्स प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर इस यूपी अपार्टमेंट एक्ट के कानूनों का, प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। अगर आप ऊंची हाई राइज सोसाइटी में रहते हैं तो आप याद कीजिए कि आपके फ्लैट के सामने का भी ग्रीन बेल्ट जो होगा उसे उसी तरह से खराब किया होगा। यहां भी मामला यही था कि टावर नंबर 1 के सामने जो ग्रीन बेल्ट, ग्रीन पैच दिया गया था, जिसे जहां बच्चे खेलते, जहां लोगों ने सोचा होगा कि हमारे फ्लैट के सामने हरी हरी जगह, हरी घास होगी, एक अच्छा लुक मिलेगा, उस जमीन पर, उसी जगह पर ये 40 मंजिली प्रोजेक्ट की, हालांकि 40 मंजिल अभी बन नहीं पाई, लेकिन 32 और 31 बन चुकी है। वहां पर बिल्डर ने बिना सोसाइटी के लोगों से बात किए हुए इतनी ऊंची इमारत खड़ी कर दी। जाहिर सी बात है वहां के निवासियों को पीड़ा होनी थी, बिल्डर ने नहीं सुना, निवासी गए हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में अपनी बातें रखी और हाई कोर्ट ने माना एक कानून नहीं, दो कानून का उल्लंघन हुआ है। उसमें यूपी अपार्टमेंट एक्ट का भी उल्लंघन हुआ है, नेशनल बिल्डिंग कोड का भी उल्लंघन हुआ है। तो कोर्ट ने जो हाई कोर्ट ने कहा था वो सुप्रीम कोर्ट ने बात मानी। एक बात और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब यह मामला हाई कोर्ट में चल रहा था उस समय भी इस इमारत के निर्माण का काम चल रहा था। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और एक बात मैं और इसलिए कह दूं कि दिल्ली एनसीआर में तमाम जगहों पर जब बिल्डर घर बनाते हैं तो जो मास्टर प्लान होता है, जहां 14 फ्लोर का होता है, वहां दावे के साथ 19 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है, 25 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है, और उसके बाद एफआईआर के नाम पर, कुछ फाइन के नाम पर, कुछ शुल्क दे करके उससे अधिकृत रेगुलराइज करा दिया जाता है। तो इसमें दोष केवल बिल्डर का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही थी उस पर मुझे लगता है कि सबको ध्यान देने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है कि आखिर ये नौबत आई क्यों। इसलिए कि इस इलाके के जो हजारों लाखों लोग रह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर की हवा पहले से ही प्रदूषित है, पहले से ही यहाँ के लोग जिन्हें जो अस्थमेटिक हैं उन्हें दिक्कत होती है जाड़े के समय में। ऐसे में जब ये हजारों टन का मलबा जमीन पर गिरेगा, चाहे कितना भी विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, यहाँ प्रदूषण होना है, और उस प्रदूषण को यहाँ के इलाके के रहने वाले लोगों के बच्चे सफर करेंगे।
बुजुर्ग सफर करेंगे, वो खुद सफर करेंगे, इसका हर्जाना, इसका मुआवजा कौन देगा? क्या वो 12% जो जुर्माना लगाया गया है 12% ब्याज से क्या उन्हें मिल जाएगी, या आसपास के लोगों को? तो इसकी भरपाई कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। और इसी बड़े सवाल के साथ मैं एक बार फिर स्टूडियो वापस चलता हूं। बाद में और भी चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज गिराया जाएगा नोएडा का ट्विन टावर। 3700 किलो बारूद से ध्वस्त होंगे ये टावर। ग्राउंड जीरो से लगातार लाइव फुटेज हम आपको दिखाएंगे, लाइव बुलेटिन आपको वहां से दिखाएंगे, तमाम सहयोगी तमाम अपडेट्स आपको पल पल की पहुंचाएंगे। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, देखिए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। और देखिए चाक चौबंद इंतजाम प्रशासन की तरफ से यहां पर किए गए हैं। अच्छा, जो लोग यहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि हर कोई इस पल को अपने कैमरे में कैद करना चाहेगा, तो यहां पर उस पल को देखने के लिए भी, एक झलक पाने के लिए भी लोग यहां पहुंच रहे हैं सेल्फीज लेने के लिए। और देखिए लगातार हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। प्रभाकर मिश्रा भी वहां मौजूद है। प्रभाकर, इस वक्त किस तरह के आप प्रशासन के चाक चौबंद इंतजाम देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां यहां पर की गई है? और क्योंकि हर कोई इस पल को देखना चाहेगा, अपने कैमरे में कैद भी करना चाह रहा होगा। प्रभाकर, देखिए, पहली बात तो ये कि आज रविवार का दिन है, लोगों के पास समय है। दूसरी बात कि इतना हाइप क्रिएट किया गया है। तीसरी बात की कि ऐसा दिल्ली एनसीआर में, क्या देश में अपने आप में इतनी ऊंची इमारत का डिमोलिशन का काम पहली बार हो रहा है। केरल में हुआ था, लेकिन ये इमारत इतनी ऊंची नहीं थी। तो लोगों में एक उत्सुकता है और इसके लिए लोग आ सकते थे, लेकिन प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था कर दिया है। हम लोगों के लिए यानी मीडिया के लिए भी लिमिटेड एंट्री की गई थी। 7 बजे के बाद इस आसपास की सड़कों को बंद कर दिया गया है। हम आए हैं, ये आसपास ये का जो पूरा इलाका है इसे खाली करा दिया गया है। आप देख सकिए, अगर आप देख पाएँ तो ये जो एमराल्ड टावर सोसाइटी के जो बाकी फ्लैट्स हैं उनको ढक दिया गया है, इसलिए कि ये जब ये गिरेगा, मलबा गिरेगा, डस्ट आएगा, तो यहाँ के इलाके को खाली करा दिया गया है। इस इलाके में मूवमेंट को रोक दिया गया। हालांकि मैं जहां पर हूं, वहां से थोड़ा अधिक दूरी पर मैं हूं, तो इसलिए यहां गाड़ियां चल रही हैं। लेकिन जो नोएडा एक्सप्रेसवे है, जो फिल्म सिटी की तरफ से इधर आने वाली सड़क है, उसको आगे जाकर के बंद कर दिया गया है। नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है, क्योंकि उस समय जब यहाँ पर विस्फोट होगा, इसलिए कि जो इंटेंसिटी होगी एक्सप्लोजन की, वो उसके किसी प्रभाव से अगर कहीं कोई क्षति ना हो, इसके लिए यहाँ पर नो फ्लाई जोन उस पर्टिकुलर टाइम में घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। लेकिन बड़ा एक बात और है कि लोगों में उत्सुकता है। मैं यहाँ के रेजिडेंट से बात कर रहा था, जो दिल्ली के आसपास रहते हैं, वो यहाँ पर अब यहाँ आए हुए हैं। मैं जिस टावर में खड़ा हूँ, मैं 16वें फ्लोर पर, बगल के मिडोज का एक सोसाइटी है, मिडोज नाम है, उसके सोसाइटी के मैं 16वें फ्लोर पे खड़ा हूँ। तो यहाँ पर भी लोग बता रहे हैं कि उनके जानने वाले यहाँ आए हैं, वो देखना चाहते हैं कि किस तरह से, दरअसल वो गवाह बनना चाहते हैं इस विध्वंस का। लेकिन क्योंकि वो इस रोमांचकारी, मैं ये कहता हूँ ये विडंबना ही देखिए कि जिसमें मानव श्रम भी लगा है। चलिए प्रभाकर, लगातार आप बने रहिएगा। जोड़ दो अपने दर्शकों के लिए कि सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आखिरी कोशिश। प्रभाकर बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे तमाम अपडेट्स पल पल की हम लेते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।